मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये हाइड्रोजन से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर देखेंगे। तो उसका सबसे पहले तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं ये हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हार्डनेस देखेंगे। हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस इसके बाद हम हार्डनेस कैसे कैलकुलेट की जाती है उसे देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस। और फिर हम देखेंगे वो मेथड्स जिनसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज किया जाता है। और वो प्रोसेस जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करती है उसे कहा जाता है सॉफ्टनिंग। तो हम देखेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। मेरे बेटे सबसे पहले समझते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। वो वाटर जो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता हार्ड वाटर कहलाता है, और ऐसा वाटर जो सोप के साथ आसानी से लेदर प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट वाटर कहलाता है। The water which does not produce leather with soap is called as hard water. The water which produces leather with soap easily it's called as soft water. हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी एक सॉल्ट हो सकता है या सभी सॉल्ट हो सकते हैं। जबकि सॉफ्ट वाटर में ये सॉल्ट नहीं पाया जाता। इट कंटेन्स bicarbonates, sulfates, and chlorides of calcium and magnesium. It is free from these salts. हार्ड वाटर
कपड़ों की धुलाई के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हार्ड वाटर सोप के बहुत बड़े हिस्से को स्पॉइल कर देता है, जबकि सॉफ्ट वाटर में सोप को स्पॉइल करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसका यूज लॉन्ड्री में किया जाता है। इट इज नॉट suitable for laundry because most part of soap is spoiled by सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स ही पाए जाते हैं वो बहुत बड़े हिस्से को स्पॉइल कर देते हैं सोप के, इसलिए ये लॉन्ड्री पर्पज से सुटेबल नहीं करता। जो सॉफ्ट वाटर होता है, इट हैज नथिंग टू स्पॉइल द सोप। हार्ड वाटर के यूज से बॉयलर खराब हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्केल्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, उससे बॉयलर की इफिशियंसी कम हो जाती है। जबकि सॉफ्ट वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बॉयलर की इफिशियंसी को कम करता है। इट रिड्यूसेस efficiency of boiler due to precipitation of salts in form of scale. It does not reduces efficiency of boiler। तो ये तो रहा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस इज टू टाइप्स। हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स। First is known as temporary hardness, and second is known as permanent hardness। हार्डनेस दो तरह, एक टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट। वो हार्डनेस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के द्वारा क्रिएट होती है उसे कहा जाता है टेम्परेरी हार्डनेस। और इस प्रकार की हार्डनेस वाटर को बॉयल करने पर रिमूव हो जाती है। इस प्रकार की हार्डनेस को मीन टू से टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है
वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के द्वारा क्रिएट होती है। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर को बॉयल करने पर रिमूव नहीं होती, इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। इट इज ड्यू टू presence of bicarbonates of calcium and magnesium. It can be removed by boiling the water. It is also known as carbonate hardness. And permanent hardness is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium. It cannot be removed by boiling the water. It is also known as non-carbonate hardness. इस तरह हमने देखा कि वो हार्डनेस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के द्वारा क्रिएट हो, उसे टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं, और ये वाटर को बॉयल करने पर रिमूव हो जाए। और वो हार्डनेस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के द्वारा क्रिएट होती है, उसे कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस, और ये वाटर को बॉयल करने पर रिमूव नहीं होती। टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट्स के द्वारा क्रिएट होती है। और इसे नॉन कार्बोनेट, इसे परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट्स नहीं है। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ हार्डनेस, मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। Hardness of water is represented in terms of ppm, parts per million, concentration of equivalent
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का ppm कंसंट्रेशन ही वाटर की हार्डनेस होती है। मैंने बताया था कि हार्डनेस दो तरह की होती है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, it can also be called as magnesium hydrogen carbonate, and permanent hardness is due to calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, मैग्नीशियम सल्फेट। हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम मास ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ mass of equivalent calcium carbonate। इक्विवेलेंट CaCO3 की का जो मास होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कोई भी रिएक्टेंट हो कोई भी प्रोडक्ट हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो जब हम इन सॉल्ट्स को कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करेंगे तो जितना इनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, भले ही वो प्रेजेंट ना हो। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो इसका या इसका या इसका या इसका कोई भी साल्ट हो, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट के वेट के इक्वल होगा। ग्राम इक्विवेलेंट of salt will be equal to gram equivalent of calcium carbonate। gram equivalent mass of salt upon equivalent mass of salt। gram equivalents of calcium carbonate will be equal to mass of calcium carbonate upon equivalent mass of calcium carbonate। कोई भी कंपाउंड हो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन
एन फैक्टर, जैसे कन्वर्जन फैक्टर भी कह सकते हैं। जो एन फैक्टर होता है वो बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी के इक्वल होगा, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी के इक्वल होगा, और अगर सॉल्ट है तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट के वन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने पर जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा टोटल, वो होता है एन फैक्टर। इट इज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस obtained on dissociation of one molecule of salt. It will be equal to, अगर आयन है तो आयन पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल चार्ज एट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एंड द एन वैल्यू ऑफ एन फैक्टर विल बी इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस obtained on dissociation of one molecule of salt, and it will be equal to charge at ion. थोड़ा सा इसे और समझते हैं। कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन देता है वो उसकी एसिड बेसिसिटी होती है। जैसे HCl यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर एसिड है HCl तो इसके लिए NF1 हो जाएगा। अगर HNO3 है तो इसके लिए भी NF1 हो जाएगा। अगर H2SO4 है तो ये 2 प्रोटॉन देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। अगर H3PO4 है तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। अगर कोई बेस है तो बेस की एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलीज्ड हाइड्रोक्सिल आयंस। NaOH की बेसिसिटी 1 होगी, KOH की बेसिसिटी 1 होगी, CaOH होल ट्वाइस की बेसिसिटी 2 होगी, AlOH होल थ्राइस की बेसिसिटी 3 होगी। अगर सॉल्ट है तो उसका या तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लें, और वो चार्ज होना चाहिए वन मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से मिलने वाले आयंस का। जैसे अगर NaCl है तो ये डिसोसिएट होगा Na+ एंड Cl-, तो इसके लिए NF हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर CaCl2 है तो इसके डिसोसिएशन से कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो अगर हम टोटल
पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो वो भी 2 यूनिट है, और अगर टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो वो भी 2 यूनिट है। तो इस केस में इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। ये जितने भी सॉल्ट्स लिखे हुए सभी में इसमें कैल्शियम जो आयन मिलेगा आफ्टर डिसोसिएशन उसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज होगा। मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम। तो इन सभी के लिए अगर हम n फैक्टर देखें तो वो 2 है। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखें तो इसके लिए भी n फैक्टर 2 ही होगा। इस तरीके से अच्छा, अगर कोई आयन है जैसे Na+ तो उसके लिए n फैक्टर 1 हो जाएगा, SO4 माइनस तो उसके लिए n फैक्टर 2 हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा W/m मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास अपॉन 2। क्योंकि सॉल्ट के लिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर की वैल्यू 2 है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा W अपॉन मोलर मास अपॉन 2 ऑफ CaCO। मैं इसे साफ कर रहा हूं। ऑफ CaCl 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू W अपॉन मोलर मास ऑफ CaCl। CaCO3 है यहाँ पर। मास अपॉन मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl। This implies that n of salt, number of moles of salt will be equal to number of moles of CaCO। तो कोई भी सॉल्ट हो उसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और वो होगा सो द मास ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 will be equal to moles of CaCO3 into molar mass of CaCO3, molar mass of CaCO3। ये जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा क्योंकि मोलर मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम पर मोल।
C8 40 plus 12 plus 3 into 16, it will be equal to 100. तो इस तरीके से हमने मास ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 निकाला और इसे हम W CaCO3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें मास ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। अब हम हार्डनेस कैलकुलेट करें। तो हार्डनेस इज इक्वल टू होती है ppm कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and it will be equal to W CaCO3 mass of CaCO3 in grams upon mass of water in grams into 10 raised to power 6 ppm। इस तरह हमने देखा हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो गया ppm कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसकी वैल्यू आ गई W weight of CaCO3 or it can also be called as mass of CaCO3 in gram upon mass of water in gram into 10 raised to power 6। अब हम वाटर की डेंसिटी देखेंगे और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 ml। So above equation can also be written as W CaCO3 in grams upon VH2O in ml into 10 raised to power 6। यदि हम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी W CaCO3 इन मिलीग्राम इंटू 10 रेज़्ड पावर -3। ये इतना टर्म इसके इक्वल होगा। यहां पर मिलीग्राम में वैल्यू है और उसमें हमने 10 रेज़्ड पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम में ही वैल्यू होगी अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O। और अगर इसे हम लीटर में लिखें, वॉल्यूम ऑफ H2O को लीटर में लिखें तो इसकी ml में जब वैल्यू हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 10 रेज़्ड पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 रेज़्ड पावर -3 और ओवरऑल हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर -6 और ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमें मिल जाएगा W CaCO3 इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर। एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ वाटर सोल्यूशन, वो अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है तो वो मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ही होता है। हैंस हार्डनेस is equal to
मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कहीं पर मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है तो उसे हम डायरेक्ट हार्डनेस के इक्वल कर देंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इफ अमाउंट्स ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 फॉर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 liter वाटर आर 5 मिलीग्राम एंड 70 मिलीग्राम रेस्पेक्टिवली। हमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हार्डनेस निकालनी है और ये दिया गया है कि 1 लीटर वाटर में जो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसके मास के इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 दिया गया और वो है 5 मिलीग्राम फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 70 मिलीग्राम फॉर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और हार्डनेस मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही निकाल जाए। मैंने बताया था हार्डनेस इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ मास ऑफ CaCO3. It will be also equal to milligram per liter concentration of equivalent calcium carbonate. Here it is also equivalent calcium carbonate. अब हम सबसे पहले निकालेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। एंड टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है और इसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही टेम्परेरी हार्डनेस को डिसाइड करेगा। इट विल बी इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर concentration of equivalent CaCO3 and its value is given 70 milligram and volume is also 1 liter, so its concentration will be 70 milligram per liter. 70 milligram per liter ऑफ CaCO3 और यही हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, यही हार्डनेस है। अब हम परमानेंट हार्डनेस देखेंगे। परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण परमानेंट हार्डनेस होगी और ये भी इक्वल होगी मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट
CaCO3 and its value is given 5 milligram and the volume of water is 1 liter, so concentration will be 5 milligram per liter and hardness will be 5 parts per million. यही रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। अगर ये पूछा जाए टोटल हार्डनेस कितनी होगी तो इन दोनों को ऐड करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ 1 liter वाटर सैंपल कंटेनिंग 0.162 grams of calcium bicarbonate, 0.146 grams of magnesium bicarbonate and 0.55 grams of calcium chloride। हमें 1 liter वाटर सैंपल का हार्डनेस निकालना है और इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का मास दिया गया। तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि जितने भी सॉल्ट्स दिए गए हैं इनके मास के करस्पॉन्डिंग मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद हार्डनेस निकालेंगे। क्योंकि ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनके लिए कन्वर्जन फैक्टर या एन फैक्टर की वैल्यू 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी एन फैक्टर 2 ही होता है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज सॉल्ट्स इन 1 liter, 1 लीटर में इनके जितने भी मोल्स होंगे उतने ही मोल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम सबसे पहले इनके मोल्स निकालेंगे और उससे हमें मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता लग जाएगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालेंगे और उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे, वही हार्डनेस होगी। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट will be equal to W upon N। CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास दिया गया है 0.162 ग्राम। मोलर मास अगर निकालेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का तो ये हो जाएगा 40, कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 इट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 48 it will be equal to 40 plus 2 into 61, 40 plus 122, so it will be equal to 162 grams per mole। 162 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मोल। अब हम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा W अपॉन N। W की वैल्यू मास जो है वो है 0.146 ग्राम और मोलर मास MgHCO3 होल ट्वाइस का निकालेंगे तो Mg का होता है 24 और जब इसे हम सॉल्व करेंगे HCO3 होल ट्वाइस तो इससे आ जाएगा 122। इट विल बी इक्वल टू 146 ग्राम पर मोल।
146 ग्राम पर मोल और इट विल बी इक्वल टू 10⁻³ मोल। अब हम मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैलकुलेट करेंगे और इट विल बी इक्वल टू W/m, W is given 0.555 grams and molar mass of CaCl2 will be equal to 40 plus 2 into 35.5. It will be equal to 40 plus 71, which will be equal to 111 gram per mole. 111 gram per mole. So its value will be equal to 5 into 10⁻³ mole. So moles of equivalent CaCO3 will be equal to moles of calcium bicarbonate plus moles of magnesium bicarbonate plus moles of calcium chloride, which will be equal to 1 into 10⁻³ plus 1 into 10⁻³ plus 5 into 10⁻³ mole, or it will be equal to 7 into 10⁻³ mole. So mass of CaCO3 will be equal to number of moles of CaCO3 into molar mass of CaCO3. Number of moles of CaCO3 into molar mass of CaCO3. It will be equal to 7 into 10⁻³ into 100 gram, which will be equal to 0.7 grams. अब हम हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। हार्डनेस इक्वल होगी ppm पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट calcium carbonate, and it will be equal to W weight or mass of CaCO3 in grams upon volume of water in ml into 10⁻⁶. Mass is 0.7 gram. Volume of water in ml will be 1000 because volume is 1 liter. 1 लीटर वॉल्यूम है, इसलिए ml में जब लिखेंगे तो ये 1000 ml हो जाएगा into 10⁶. It becomes equal to 0.7 into 10⁻³ and it will be equal to 700 ppm. So hardness of water 700 ppm होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉलोइंग वेट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स पर लीटर। सॉल्ट दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका मास दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मास दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का मास दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट का दिया गया है। हमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकालनी। पर लीटर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो हमें टेम्परेरी हार्डनेस भी निकालनी है और परमानेंट हार्डनेस भी निकालनी है। मोलर मास दिया गया है, अगर ना भी दिया गया होता तो भी हम निकाल देते। अब हम जब
टेम्परेरी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस निकालते हैं तो वो निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। एक तो पहली बात तो यह है कि सोडियम क्लोराइड हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, नो हार्डनेस। ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेगा, ये भी परमानेंट, और ये टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेगा। सोडियम क्लोराइड के कारण हार्डनेस नहीं होती, इसलिए हार्डनेस में इसका कोई रोल नहीं। अब हमें जब टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी होगी तो हम इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इसका जो मास दिया गया है उसके इक्वल मास ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। और जब परमानेंट हार्डनेस निकालनी होगी तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालेंगे, कितना होगा, उसी से हार्डनेस हमें पता लगेगा। तो हम इसी में सबसे पहले, क्योंकि जितने भी सॉल्ट है सभी के लिए n फैक्टर 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी 2 होता है, इसलिए इनके मोल्स और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम मोल्स ही निकालते हैं। मोल्स होते हैं, मोल्स W अपॉन मोलर मास होता है। तो इसमें हो जाएगा 162 इंटू 10⁻⁻3, ये ग्राम में आ जाएगा, अपॉन मोलर मास है 162 ग्राम पर मोल। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 190 इंटू 10⁻³ अपॉन 95 ग्राम पर मोल, और इट इज इन ग्राम। इसमें तो कैलकुलेट ही नहीं करना, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 68 अपॉन 136 इंटू 10⁻⁻3, ये ग्राम में होगा और ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3 मोल, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 मोल, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मोल। अब हम सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस निकालें। और ये होती है ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हार्डनेस इज इक्वल टू हो जाए, सबसे पहले तो हम NCaCO3 निकालेंगे तो ये इक्वल होंगे मोल्स ऑफ CaCO3 निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट which is equal to 10⁻⁻3 मोल। सो मास, या सीधा सीधा W करके मैं लिखे दे रहा हूं, WCaCO3, मास ऑफ CaCO3 will be equal to number of moles into molar mass। नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻⁻3
और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर निकालेंगे तो CaCO3 के लिए हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, इट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। ये हो गया 10⁻³ ग्राम मोल, 10⁻³ मोल, और ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं 0.1 ग्राम। ये मोल में है और ये ग्राम पर मोल, तो ओवरऑल आ जाएगा 0.1 ग्राम। सो हार्डनेस will be equal to mass of CaCO3 in grams upon volume of water in ml into 10⁻⁶। मास 0.1 है और 1 लीटर में हो जाएंगे 1000 ml इंटू 10⁻⁶। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ ppm और इट विल बी इक्वल टू 100 ppm। तो टेम्परेरी हार्डनेस हो जाएगी 100। अब हम परमानेंट हार्डनेस को कैलकुलेट, तो परमानेंट हार्डनेस होगी ड्यू टू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। सो मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, which will be equal to 2 into 10⁻³ plus 0.5 into 10⁻³ mole, or it will be equal to 2.5 into 10⁻³ mole. So mass of CaCO3 will be equal to number of moles into molar mass of CaCO3. Number of moles is given, we have calculated, number of moles is 2.5 into 10⁻³ into molar mass मैंने बताया था 100 होता है, तो 100 ग्राम। So it will be equal to 0.25 gram. Now permanent hardness will be equal to mass of CaCO3 in gram, volume of water in ml into 10⁻⁶. It will be equal to 0.25 upon 1000 into 10⁻⁶, which will be equal to 0.25 into 10⁻³ or it will be equal to 250 parts per million. And this is required answer. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो है if 200 ml of water containing calcium bicarbonate was treated with N/25 HCl in presence of an indicator, if 30 ml of HCl were required, calculate the hardness of water. हमें वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है और वाटर का जो सैंपल लिया गया वो 200 ml है और उसे ट्रीट किया गया विद N/25 HCl और इसके 30 ml रिक्वायर्ड।
तो जो वाटर सैंपल है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो और कोई भी प्रोडक्ट हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम bicarbonate will be equal to gram equivalents of HCl। और हमें जब हार्डनेस हम निकालते हैं तो जो भी सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट करता है उसके इक्विवेलेंट CaCO3 का मास निकालते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमें हार्डनेस निकालनी है। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl निकालेंगे तो वो हो जाएगा NV इन लीटर, V जो है लीटर में होना चाहिए, ऑफ HCl, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/25 बिकॉज द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ HCl इज 1/25 into volume of used HCl is 30 ml, so it will be equal to 30/1000 because the volume is given ml, so we have to divide it by 1000 to convert into liter। तो ये तो हो गए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। मास ऑफ CaCO3 will be equal to 30/1000 इसलिए हुआ क्योंकि 30 ml दिया गया था और 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करें। तो मास ऑफ CaCO3 will be equal to ग्राम EQ, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। So the value of mass will be equal to gram equivalent into equivalent mass, or it will be equal to gram EQ into molar mass, small m से ही लिखे दे रहे, अपॉन कन्वर्जन फैक्टर और n फैक्टर। इट विल बी इक्वल टू, ग्राम EQ हमने कैलकुलेट कर लिया था 1/25 इंटू 30/1000। मोलर मास हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100, CaCO3 है। मोलर मास ऑफ CaCO3 will be equal to 40 plus 12 plus 3 into 16. On solving we get 100 gram per mole, and conversion factor for CaCO3 will be 2,
तो 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3/50 ग्राम. So hardness will be equal to parts per million concentration of CaCO3 and it will be equal to mass of CaCO3 in grams upon volume of water in ml into 10⁶. So hardness will be equal to mass of calcium carbonate in grams is 3/50. Volume of water sample is given 200 ml into 10⁶. It will be equal to 3/10,000 into 10⁶. It will be equal to 3 into 10⁻², which will be equal to 300 ppm, and this is the required answer. अब हम देखेंगे मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस को रिमूव करने की मेथड्स या प्रोसेस सॉफ्टनिंग कहलाती है. तो अब हम देखेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. मेरे बेटे अब हम देखेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना सॉफ्टनिंग कहलाता है. रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर is called as softening. Following softening process are used मैंने बताया था कि हार्डनेस दो तरह की होती है. एक टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस. तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो प्रोसेसेस हैं. पहली कहलाती है बाई बॉयलिंग. टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है. इट इज ड्यू टू bicarbonates or hydrogen carbonates of calcium and magnesium. एक तरीका भी यह है कि सीधा सीधा बॉयल कर दिया जाए वाटर को, तो टेम्परेरी हार्डनेस समाप्त हो जाती है. कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट में बदल जाते हैं और उन्हें फिर फिल्टर करके सेपरेट कर दिया जाता है.
दूसरा जो तरीका है वो है बाई क्लार्क्स मेथड। इसमें लैम्प का यूज किया जाता है। बाई लैम्प, तो इसमें हम लैम्प का यूज करेंगे। लैम्प की कैलकुलेटेड अमाउंट को उसमें मिलाएंगे हार्ड वाटर में। तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में सेपरेट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में सेपरेट होता है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में सेपरेट होता है। सेकेंड इज फॉर परमानेंट हार्डनेस। Permanent hardness is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium। परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण। अगर इसके अलावा कोई सॉल्ट होगा तो वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है वॉशिंग सोडा मेथड। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हार्ड वाटर को ट्रीट करते हैं, जिससे परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है, साथ ही साथ टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है। इस मेथड से दोनों टाइप की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, परमानेंट और टेम्परेरी। दूसरा है बाई कैलगॉन्स मेथड। इस मेथड में हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसी को कैलगॉन्स रिएजेंट कहा जाता है, हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो नोन एज कैलगॉन्स रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड है परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। इस मेथड में हम जियोलाइट्स का यूज करते हैं, और जियोलाइट
Na2Al2Si2OA, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2Al2Si2OA। इसको Na2Z करके भी रिप्रेजेंट किया, Na2 और जो इतना पार्ट बचा इसे Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लास्ट मेथड रहेगी वो है बाई आयन एक्सचेंज रेजिन में। बाई रेजिन, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स का यूज किया जाता है जिनमें एनायन और कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें रेजिन कहा जाता है। तो इसमें हम रेजिन का यूज करते हैं। अब हम एक एक करके सभी मेथड्स को देखेंगे, पहले टेम्परेरी हार्डनेस और फिर परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने की जो फर्स्ट मेथड है वो है बाई बॉयलिंग। मैंने बताया था कि टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होती है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इनसॉल्युबल होते हैं। फिर इन्हें फिल्टर करके सेपरेट कर दिया जाता है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम चेंज इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। The insoluble carbonates can be removed by filtration. MHCO3 whole twice on boiling changes into MCO3 and it is insoluble, so get precipitated and can be filtered off. Plus H2O plus CO. जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्लार्क्स मेथड। इस मेथड में हम हार्ड वाटर में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड करते हैं जिससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वो इनसॉल्युबल होता है, तो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो भी प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। फिर इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। In this method, addition of calculated amount of lime causes precipitation of calcium carbonate और magnesium hydroxide। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होता है, ना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना। ये तो रहा रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जितनी भी मेथड्स यूज की जाती हैं उनमें परमानेंट हार्डनेस तो रिमूव होती ही है, साथ ही साथ टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो। उसमें जो फर्स्ट मेथड है
वो है वॉशिंग सोडा मेथड। परमानेंट हार्डनेस मैंने बताया था, इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब हम हार्ड वाटर को वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम चेंज हो जाते हैं कार्बोनेट्स में, और कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। फिर इन्हें सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं। वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विथ soluble chlorides and sulfates of calcium and magnesium present in hard water to form insoluble carbonates। अगर क्लोराइड होंगे तो भी कार्बोनेट बनेगा, अगर सल्फेट होंगे तो भी कार्बोनेट बनेगा, और फिर इनको हम फिल्टर करके सेपरेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस देखेंगे। परमानेंट हार्डनेस की रिमूवल के लिए कैलगन्स मेथड में कैलगन्स रिजेंट का यूज किया जाता है। कैलगन्स रिजेंट सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, Na2 Na4 PO3/6। जब हार्ड वाटर को कैलगन्स रिजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो कैलगन्स रिजेंट हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हार्डनेस क्रिएट करने के लिए अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और इस तरह हार्डनेस रिमूव हो जाती है। कैलगन्स रिजेंट इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na2 Na4 PO3/6। It form, need to say Calgon's reagent form insoluble complex with calcium and magnesium ions। Calcium or magnesium ions when react with Calgon's reagent, then formation of complex takes place। Here M represents calcium or magnesium, so the formed complex contains calcium and magnesium which are present in solution and are responsible for hardness of water। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये वाटर में ही रहता है, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो अब अवेलेबल नहीं होती हार्डनेस क्रिएट करने के लिए, या ये कहें कि सोप के साथ रिएक्ट करने के लिए। It is also used in detergents and soap to check wastage। इसका यूज सोप और डिटर्जेंट्स में भी किया जाता है, जिससे कि उनका वेस्टेज कम हो सके। ये तो रहा कैलगन्स मेथड। अब हम देखेंगे परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, एंड इट इज परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड में परम्यूटेड या जियोलाइट का यूज किया जाता है। जियोलाइट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2Al2Si2O8। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, और इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं Na2Z। इस मेथड में हम एक टैंक लेते हैं
जिसके निचले हिस्से में सैंड या ग्रेवल्स की लेयर तैयार करते हैं, उसके ऊपर जियोलाइट को लूजली पैक्ड कर देते हैं। टैंक में ऊपर की ओर से हार्ड वाटर की सप्लाई दी जाती है। हार्ड वाटर बॉटम में पहुंचकर धीरे 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 ऊपर की ओर राइज करता है और सैंड लेयर को पार करके जब जियोलाइट लेयर में आता है तो वहाँ पर जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो सोडियम आयंस ऑफ जियोलाइट के द्वारा एक्सचेंज कर दिए और फिर ये वाटर ऊपर की ओर बढ़ता है और इस तरह हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है। Zeolite is loosely packed over the layers of gravel or sand in a big tank. जो जियोलाइट होता है उसको लूजली पैक किया जाता है सैंड और ग्रेवल्स की लेयर्स के ऊपर। हार्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द बॉटम। इसमें हार्ड वाटर को बॉटम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यहां से ये ऊपर की ओर आएगा। From the bottom, water rises up through the sand layer and finally circulate through the bed of zeolite. सैंड लेयर से होता हुआ ये जियोलाइट लेयर को पार करता है। During the process, calcium and magnesium ions of hard water get exchanged by sodium ions. जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो सोडियम आयंस के द्वारा एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। Thus, the water which rises up is soft water. इस तरीके से जो वाटर ऊपर की ओर जाएगा आफ्टर द जियोलाइट बेड वो सॉफ्ट वाटर Na2Z plus M2 plus ion, where M represents calcium और मैग्नीशियम। Mz जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो Z के साथ मिल जाएंगे और सोडियम आयंस वाटर में चले जाते हैं और इस तरीके से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं वो जियोलाइट में मिल जाते हैं। जियोलाइट उसे उन्हें कैच कर लेता है और इस तरीके से सॉफ्ट वाटर मिलता है। अब हम देखेंगे कि जब कई बार या लंबे समय तक सॉफ्ट वाटर मिलता रहेगा तो उसके बाद जो जियोलाइट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि जियोलाइट में सोडियम आयंस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के द्वारा एक्सचेंज किए जाते हैं। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन लगातार अटैच होते रहेंगे और सोडियम आयन लगातार निकलते रहेंगे तो कुछ समय बाद इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, या ये कहें ये जियोलाइट डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब देखेंगे कैसे चार्ज। एक ही टैंक से लगातार सॉफ्टनिंग करने पर जियोलाइट में प्रेजेंट सोडियम नष्ट हो जाता है और इस तरीके से जो जियोलाइट है वो एग्जॉस्टेड जियोलाइट कहलाता है। इसे रिचार्ज करने के लिए हम टैंक में ऊपर से ही सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी कि ब्रांड सॉल्यूशन को भेजते हैं। ब्रांड सॉल्यूशन जो MZ है उससे रिएक्ट करता है और फिर से Na2Z बनाता है। इस प्रोसेस को रिचार्जिंग ऑफ जियोलाइट कहते हैं। Permuted is said to be exhausted when all sodium is consumed. To
charge the zeolite brine solution is supplied. ये तो रहा परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे और वो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अब हम हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए मॉडर्न मेथड देखेंगे और वो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इस मेथड में आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज किया जाता है। आयन एक्सचेंज रेजिन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में ऐसे ग्रुप होते हैं जो कैटायंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे C+OH SO3H। जबकि एनायन एक्सचेंज रेजिन में वो ग्रुप होते हैं जो एनायंस को एक्सचेंज कर सकें, जैसे OH-। जब हम हार्ड वाटर को ऐसे टैंक से होते हुए निकालते हैं जिनमें एक में कैटायन एक्सचेंज रीजन होता है और दूसरे में एनायन एक्सचेंज रीजन होता है, तो कैटायन एक्सचेंज रीजन से पास करने पर हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैटायंस, मीन टू से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटायन, वो रीजन में प्रेजेंट एसिडिक ग्रुप्स C+OH एंड SO3H के प्रोटॉन से एक्सचेंज हो जाए। उसके बाद जो वाटर होगा उसे दूसरे टैंक में भेजा जाता है। इस टैंक में एनायन एक्सचेंज रीजन होता है और एनायन एक्सचेंज रीजन वाटर में प्रेजेंट एनायंस Cl- SO4- को एक्सचेंज कर देते हैं। जो एनायन एक्सचेंज रीजन होता है उसमें बेसिक ग्रुप्स, मीन टू से OH टाइप ग्रुप्स पाए जाते हैं, वो एनायन को एक्सचेंज करते हैं। इस तरीके से हमें जो वाटर मिलता है उसमें ना तो कैटायन होते हैं और ना ही एनायन, या ये कहें डीमिनरलाइज्ड वाटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैटायंस एक्सचेंज हुए वो प्रोटॉन से होंगे। जो एसिडिक ग्रुप होंगे उनमें प्रोटॉन होता है, वो कैटायंस को एक्सचेंज करता है, और यहाँ पर जो एनायंस एक्सचेंज होंगे वो हाइड्रॉक्सिल आयन से होंगे, और ये दोनों आपस में मिलकर के H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर ही बनाते हैं। इसलिए जो वाटर मिलता है उसमें कोई भी कैटायन और एनायन नहीं होता। इस तरह जो वाटर मिलता है उसे डी आयनाइज्ड वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर कहा जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर हम इन कॉलम्स का यूज करेंगे, इन टैंक्स का यूज करते रहेंगे, तो रेजिन की पावर कम हो जाती है या एग्जॉस्टेड हो जाता है, और उसको पुनः फिर से यूज में लाने के लिए हम जो पहला टैंक होता है जिसमें कैटायन एक्सचेंज रीजन भरा होता है उसमें कंसंट्रेटेड HCl की सप्लाई करते हैं, और जिसमें एनायन एक्सचेंज रीजन होता है उसमें कंसंट्रेटेड NaOH की सप्लाई करते हैं, जिससे रीजन रीजनरेट हो जाते हैं फॉर फर्दर यूज। इट इज मॉडर्न मेथड। Reagents are used to exchange cations and anions present in water. Cation exchange reagents contain acidic groups like C+OH, SO3H, and can exchange cations like calcium cation, magnesium cation. Anion exchange reagents contain basic groups like OH- and can exchange anions like Cl- SO4 2-.
क्लोराइड और सल्फेट आयंस को एक्सचेंज करने के लिए जो अनायन एक्सचेंज रीजन होता है उसमें बेसिक ग्रुप्स होते हैं लाइक OH माइनस. द हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू द टैंक्स पैक्ड विथ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रीजन्स रेस्पेक्टिवली. जब हम पहले भेजते हैं कैटायन एक्सचेंज रीजन वाले टैंक में और फिर भेजते हैं एनायन एक्सचेंज रीजन वाले टैंक में, तो यहां पर कैटायंस एक्सचेंज हो जाते हैं और यहां पर एनायन एक्सचेंज हो जाते हैं. द रिजल्टिंग वाटर बिकम्स डीआयनाइज्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर. फॉर रिचार्जिंग द एग्जॉस्टेड रीजन्स concentrated HCl and concentrated NaOH are added to the tanks containing cation exchange region and anion exchange regions respectively. ये तो रहा आयन एक्सचेंज रीजन मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. ये वीडियो यही फिनिश होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखेंगे. टिल देन वर्क हार्ड.